हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पंचायत में। और आज हम करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर हमारे नेक्स्ट टॉपिक थॉमस हॉब्स को। हमने पहले कर लिए हैं अरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली को। हम आगे की सीरीज में अब स्टार्ट करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब हम हमारे जो टॉपिक है थॉमस हॉब्स, इनको क्या माना जाता है, इनको क्या आर्किटेक्ट माना जाता है, किसका? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का। इनका जो मेन कंसर्न है, मेन जो थीम है इनकी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के ऊपर है। आप इस मतलब इसको कीवर्ड ही समझिए। हमारा जो पूरा टॉपिक है इस एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के ऊपर ही पूरा इसके इर्द गिर्द रहेगा। ठीक है, तो अब हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। जो इनका बर्थ है वो कब हुआ? 1588 में हुआ था, और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1679 में। और ये क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर हैं। ठीक है, जो इनकी स्टडी हुई है वो कहाँ से हुई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। लेकिन इनको जो इनका ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इनको पसंद नहीं था। और इन्होंने ज़िंदगी में क्या मतलब एज अ काम क्या किया है, तो वर्क एज अ ट्यूटर। और ये सेक्रेटरी रहे हैं एक फैमिली में, किसी की फैमिली में, विलियम कैवेंडिश की फैमिली के सेक्रेटरी रहे हैं। इनके जो मेन कंसर्न है वो किसी मतलब उनका कोई बैकग्राउंड रहा हो उसके बाद ही इनको पता लगता है कि हाँ ये मेरा कंसर्न है, इस चीज़ के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए या इस चीज़ को में सुधार करने की ज़रूरत है। तो उस बैकग्राउंड के बारे में हम देखेंगे, यानी उस टाइम और स्पेस के बारे में भी समझेंगे जिसके जो इनके मतलब टाइम पीरियड के दौरान रहा है। तो इनके मेन कंसर्न क्या है? पीस, ऑर्डर, सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सोवरन अथॉरिटी, ये इनके मेन कंसर्न रहे हैं। और ये किसके चीफ एक्सपोनेंट हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट हैं। एक्सपर्ट हैं कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश। ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने इनके बारे में एक बहुत ही फेमस लाइन की है कि इनको क्या बोला है? फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सबके पिता हैं। यानी इनकी थिंकिंग को इतना ज़्यादा इफेक्ट रहा है सबके ऊपर कि इन्होंने सबको इनको अपना पिता के रूप में भी सबके लिए माना है। तो चलिए बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड रहे थे, क्या क्या उस टाइम की कंडीशन थी, सिचुएशन थी होब्स के टाइम की कि इनको इस बारे में सोचना पड़ा। तो बैकग्राउंड की बात करें तो वो पीरियड था 1640 से 1660 का। उस टाइम पे क्या हुआ चल रहा था? इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था। और इंग्लिश सिविल वॉर है जो किस किस के बीच में कन्फ्लिक्ट था? एक तो क्राउन के, यानी किंग है जो वहाँ का, और एक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी जो लोग होते हैं उनके जो इकट्ठे हो गए, उन्होंने जो सभा बनाई होती है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। आज के टाइम में जैसे हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं वो होते हैं, और साइड में जैसे किंग, अगर किंग की अथॉरिटी चल रही हो, उनके बीच में क्या चल रहा था? कन्फ्लिक्ट चल रहा था। और होब्स हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? वो रॉयलिस्ट को, यानी क्राउन को सपोर्ट कर रहे थे। और अपोज में किसके थे? पार्लियामेंटेरियंस के अपोज में था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि जो किंग चार्ल्स थे वहाँ के, किंग चार्ल्स वन, उनको क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया 1649 में। तो जब देखो आप, अगर देखो आप अपने आप को होब्स की जगह पे रख के देखो कि आप एक राजा को सपोर्ट कर रहे हो और उस राजा को क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो आपको एकदम से ये ना कि यार कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने राजा को ही मार दिया। तो रीज़न देखें क्या क्या रीज़न थे कि क्यों ऐसा हुआ, लोगों का नेचर कैसा था कि लोगों को ऐसा करना पड़ा, उन क्या क्या वजह रही होगी, किस लिए ये चीज़ हुई। तो वो चीज़ें होब्स ने देखी और फिर अपनी थ्योरी दी। तो इन्फ्लुएंस पड़ा जो होब्स के ऊपर, किसका पड़ा? इंग्लिश सिविल वॉर का। क्यों? क्योंकि एक तो फियर ऑफ अनार्की, कि लोगों में अनार्की का वो खौफ था, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। फियर ऑफ डिसऑर्डर, यानी एक ऑर्डर मेंटेन नहीं है वहाँ पे, कुछ भी लोग अपने मनमानी से कर रहे हैं। फिर पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, और दूसरा होता है पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। ह्यूमन नेचर का निराशावादी होना, इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके रिजल्ट में जो होब्स ने क्या निकाला है कि इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? सॉरी, एब्सोल्यूट सोवरेन, कि एक तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन चीज़ को रोक सके। यानी कोई अगर अपने हिसाब से काम कर रहा है, एक बंदा अपने मनमानी कर रहा है, दूसरे की जान को खतरा पहुंचा रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए कोई ऐसी एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए जो उस चीज़ को रोक सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। मैटर इन मोशन थ्योरी,
यहाँ पे एक वर्ड आता है फेलिसिटी का, ये एग्जाम में भी आ जाता है डायरेक्ट वर्ड, कि कॉन्टिन्यूस सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर और एंडलेस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कि आदमी का नेचर कैसा हो गया है कि उसको कॉन्टिन्यूसली क्या चाहिए, उसकी जो डिजायर है उनको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, और उसको एंडलेस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी उसको बहुत सारी सिर्फ खुशियां ही चाहिए, उसको दुख नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तो अवर्जन है एक वर्ड, की अवर्जन मूवमेंट अवे फ्रॉम हार्मफुल ऑब्जेक्ट, जो जो चीज मनुष्य को हार्म पहुंचाएगी उस चीज से आदमी क्या करेगा, दूर भागेगा, यानी जो जो चीज दुख देगी उसको हमेशा अवॉइड करेगा। और मैटर इन मोशन के अंदर ह्यूमन बींग्स आर बंडल्स ऑफ एपिटाइट्स एंड अवर्जन। एपिटाइट्स जो जो होंगी उनको क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, और अवर्जन होंगी उनसे दूर होगा। एपिटाइट मीन जिस जिस चीज की उसको चाहिए वो चीज को वो पास में लाएगा, और जिस जिस चीज से उसको दुख होता है उससे वो दूर होगा। टू टाइप ऑफ मोशन होते हैं, एक एपिटाइट टुवर्ड मूवमेंट टुवर्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे दो बार लिख दिया है। मूवमेंट टुवर्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो उस चीज को चाहिए उसकी तरफ उसका जाना, उसकी तरफ उसके काम को करना, मतलब हमें जो कुछ चाहिए होता है हम उसके लिए अपने क्या करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, और हमेशा क्या प्लेजर ढूंढते हैं, सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा, सेल्फ प्रिजर्वेटिव हो गया, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन को चाहता है हमेशा। जो मतलब सेंट्रल आइडिया क्या रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजायर क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को, सिर्फ खुद को, बस वो खुद से खुद को उतना जितना हो सके उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको खुद के जितना हो सके वो लोगों से मतलब अपने आप को आगे रखना चाहता है, सारी खुशियां उसके पास हों, दुख उसके पास ना आए, तो उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो करेगा। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी वो खुद की उसकी सेफ्टी के लिए उसको जो करना पड़े वो चाहिए। सबसे पहले तो जिंदा रहना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो उसके लिए जितनी उसको पावर लगानी पड़े वो लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए क्वेस्ट फॉर पावर, इन पावर के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। ह्यूमंस कंटिन्यूसली सीक पावर बिकॉज, आदमी पावर क्यों लेगा, ज़्यादा जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना पावर क्यों क्या करेगी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जितनी ज़्यादा पावर होगी तो लोग उससे दबके चलेंगे, उसको कुछ कहेंगे नहीं, इसी से क्या होगी, उसकी लाइफ प्रोटेक्ट होगी। दस ह्यूमन लाइफ बिकम परपेचुअल परस्यूट ऑफ पावर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर की बात की, नेचर यानी जो नेचुरल था, जब स्टेट नहीं आया हुआ था उस टाइम पे, ये वाला जो स्टेट है ये आज वाला हमारा स्टेट नहीं, ये यानी अवस्था की बात की, नेचर की अवस्था कैसी है। ठीक है, तो उसका स्टेट ऑफ नेचर में क्या क्या कहता है कि कंडीशन बिफोर स्टेट या गवर्नमेंट या सिविल लॉज। अब आप खुद सोचो, जब ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ऐसा कोई स्टेट नहीं था, कोई सिविल लॉज नहीं थे, जब हम पुराने टाइम पे रहते थे वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, तो कैसी ज़िंदगी होती होगी। कोई भी कुछ भी पका के खा रहा है, कोई भी कुछ भी किसी को भी मार रहा है, कोई भी किसी से भी कुछ भी वसूल कर रहा है, जो ताकतवर है वही अपना काम चला रहे हैं, यानी जंगल राज चल रहा था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जा रही थी। इसलिए इसके बारे में बात की है कि जैसे जैसे स्टेट ऑफ नेचर है ना, ये आप समझो इस कंसेप्ट को कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, कि उस टाइम पे जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन कोई लॉ नहीं था, तो आदमी कैसे कितना कौन कितना पावरफुल होगा उसका कोई पता नहीं था। तो उस टाइम क्या थी, एब्सोल्यूट अनार्की थी। एब्सोल्यूट अनार्की यानी कोई भी नहीं, कोई पावर नहीं है जो किसी को कोई रोक सके। जो ताकतवर था वो अपने आप को वहाँ का हेड बना लेता था, वो मतलब दूसरों के ऊपर रूल कर दे, किसी को भी मार सकता था, कोई कुछ कुछ नहीं कर, कोई लॉ नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, किसी की लाइफ कभी भी जा सकती थी। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सब एक दूसरे के खिलाफ थे, जिसको जो चाहिए वो मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो लड़ाई करके मिल जाएगा उसको, नहीं मिला तो वो मर जाएगा या मार देगा। एवरी मैन एनिमी टू एवरी मैन, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था। कॉन्स्टेंट फियर, कंटिन्यूसली इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस, कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ होती रहती थी, इनसिक्योरिटी बनी रहती थी कि कौन कभी भी किसी को किस चीज़ के लिए मार दे या लड़ाई कर ले उसका कोई पता नहीं लगता था। और फिर इससे क्या हो गया, अनलिमिटेड फ्रीडम है, एनी वन कुड टेक एनीथिंग। अब आपसे मान लो किसी को कुछ चीज़ चाहिए या फिर आपको किसी से कुछ चीज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, जाके उसे मारोगे पीटोगे, उसे छीनने की कोशिश करोगे। तो फ्रीडम तो अनलिमिटेड हो गई, और कोई भी किसी से कुछ भी चीज़ ले सकता था। तो एक इसी जैसे ही आप सिचुएशन को समझो इसको, तो उसमें एक लाइन बोली होब्स ने क्या किया, लाइफ वॉज सोलेटरी, पुअर, नस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट।
कि ऐसी लाइफ हो गई थी, गरीब, नास्टी, ब्रिटिश, शॉर्ट, सॉलिटरी, कोई पता ही नहीं है कौन कब क्या हमला कर दे, कब खत्म हो जाए, कितनी गंदी जिंदगी बन गई है, कैसी नहीं। तो वो सब कैसे के किस सिचुएशन में था कि जैसे जैसे स्टेट ऑफ नेचर है उसके अंदर ना कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं थे, तो लाइफ कैसी थी, सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोट्स क्या क्या है इनके बारे में देखेंगे। इन द स्टेट ऑफ नेचर प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ द राइट, यानी जो जिसका मेजर ऑफ राइट यानी जिसका बड़ा कद होगा ना, एक बार कहते थे कि जो अपने ओहदे में जो बड़ा ओहदा यानी जिसके पास पावर ज्यादा होगी, जो पावरफुल इंसान होगा उसी का क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा। फोर्स एंड फ्रॉड, उस टाइम पे क्या आपको वॉर, मतलब वॉर का टाइम था, वॉर का टाइम इन द सेंस कि हर कोई एक दूसरे से लड़ता रहता था। जिसके पास जितनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना ज्यादा वो फ्रॉड कर पाएगा वॉर के अंदर, तो यही दो हथियार थे जो उनको अच्छी ज़िंदगी या फिर अपनी ज़िंदगी को बचाने में मदद कर सकते थे। ठीक है, तो हमें अब जो आज वाला स्टेट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लाइफ ऐसे ही पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट हो गई थी। तो इसको ठीक करने के लिए जो आपको पता ही है कि मैंने बताया कि ह्यूमन का नेचर क्या था, सेल्फ प्रिजर्वेटिव था। तो अब सेल्फ प्रिजर्वेटिव जब नेचर हो गया यानी उसको खुद को बचाना है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसी अथॉरिटी की ज़रूरत चाहिए जो हमें मतलब बचा सके कि कोई ये ना कर पाए कि हमारी लाइफ को डेंजर पहुंचा पाए, या हमसे कुछ हमारी चीज़ें छीन पाए, या हमारी सेफ्टी को खतरा है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेट की ज़रूरत पड़ी। बिकॉज स्टेट ऑफ नेचर वॉज डेंजरस, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर था जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, वहाँ पे कोई भी किसी को भी मार सकता था। लेकिन हमें जो अब स्टेट की ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी ताकि हम हमारी लाइफ को सेफ रख सकें। ह्यूमन की डिज़ायर क्या है, पीस। उसको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और क्या चाहिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए। तो इसलिए स्टेट क्या बन गया, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इसलिए क्या बन गया, स्टेट बहुत बहुत ज़रूरी बन गया, किस चीज़ के लिए, जीने के लिए। अगर स्टेट नहीं होगा तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगे, तो वो नेचर ऑफ स्टेट हो जाएगा, उसके अंदर फिर कोई भी लाइफ कैसी हो जाएगी, पुअर, ब्रूटिश, नेस्टी एंड शॉर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस फॉर रीजन, रीजन यानी तर्क की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। ह्यूमन क्या करते हैं कि ह्यूमन के अंदर रीज़न होता है, ना कि जानवर की तरह कि बिना रीज़न के। बट नो पर्सनस रीज़न इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, लेकिन हर किसी का जो रीज़न है वो कम्प्लीटली करेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, कोई ये नहीं सोचता कि हम जिसको जिस तरफ से फ़ायदा होगा वो उसी तरीके से सोचेगा। ठीक है, देयर फोर सोसाइटी नीड्स जज, आर्बिट्रेटर्स, सॉवरन अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट। इसीलिए सोसाइटी को क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें, जज चाहिए, आर्बिट्रेटर चाहिए, सॉवरन अथॉरिटी चाहिए, ताकि डिस्प्यूट सेटल हो सके। तो लॉ ऑफ नेचर के अंदर हम देखेंगे, हमने पहले भी देखा कि नेचुरल लॉज आर रैशनल प्रिंसिपल्स गाइडिंग ह्यूमन टुवर्ड पीस। कि नेचुरल जो लॉज होते हैं ना, वो मतलब रैशनल प्रिंसिपल यानी तार्किक जो सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और क्या करते हैं, गाइड करते हैं ह्यूमन को किसके टुवर्ड, पीस की तरफ। तो लॉ एग्जिस्ट इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर, एग्जिस्ट तो करते थे स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, लेकिन उस टाइम पे कोई अथॉरिटी नहीं थी जो इनको क्या कर सके, एनफोर्स कर सके, ताकि शांति बनी रहे। लेकिन इनको अगर कोई एनफोर्स ही नहीं कर पाएगा, हालांकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए, लेकिन अथॉरिटीज़ उनको क्या नहीं कर पा रही, इन्फोर्स नहीं कर पाती, तो वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए अब आगे जो इम्पोर्टेंट लॉज आए हैं वो क्या, कि एक तो हमें क्या चाहिए, पीस चाहिए, पीस को, और उसे क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो नेचुरल राइट्स होते हैं कि हम किसी को भी मार देंगे, वो चीज़ें कर देंगे, या फिर अपनी जो फ्रीडम है वो क्या करनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी, ताकि क्या बन सके, सबकी सिक्योरिटी बन सके। और हमें क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और कोई भी पर्सन, नो पर्सन शुड जज इन हिज ऑन केस। ठीक है, और अपने केस में कोई भी है जो वो क्या नहीं बनेगा, जज नहीं बनेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो फिर होब्स ने दिया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि सभी मिलके क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होगा, ईच विद ऑल एंड ऑल विद ईच, यानी हर कोई सबके साथ होगा, और सब हर एक इंसान के साथ होंगे। यानी अगर हम मिलके सब मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करें और अपना एक संगठन बना लें कि जिसके अंदर हम सारे इंक्लूड हो जाएं,
कि हम सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें कि हाँ भाई इसकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है, हम दो आपस में लड़ेंगे नहीं, हम अपनी पावर क्या करते हैं सब मिलके एक जगह दे देते हैं, और हम जो ये डिसीजन लेते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं। दो लोग म्यूचुअली एग्री हो जाएंगे इस चीज़ से और अपने राइट्स को सरेंडर कर देंगे, किसको, एक सोवरेन अथॉरिटी को। फिर जो भी डिसीजन लेने होंगे वो कौन लेगा, वो सोवरेन अथॉरिटी लेगी। इससे क्या आएगा, पीस आएगा, सिक्योरिटी होगी और ऑर्डर मेंटेन होगा। ठीक है। लेवियाथन सबसे फेमस बुक, मॉन्स्टर, सी मॉन्स्टर भी बोला जाता है इसे लेवियाथन को। तो होब्स की सबसे फेमस बुक रही है लेवियाथन। होब्स कोल्ड सोवरन लेवियाथन और मॉर्टल गॉड। ठीक है, कि ये जो चाहे वो ऐसा कि हाँ इनके पास सारी पावर आ गई हैं, अब जो वो अपने हिसाब से करेंगे वो सबके लिए अच्छा ही करें। तो इसका पर्पज़ क्या था, पीस, डिफेंस और सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा हो, लोगों में शांति आए और उनकी सहायता हो, उनका बचाव किया जाए। होब्स ने प्रेफर की कौन सी गवर्नमेंट, क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट मोनार्की, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्गर यूनिटी होती है और उसी के अगर वहाँ से डिसीजन लिए जाएंगे और सब पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो होब्स का जो सोवरन है वो कैसा था, उसके पास सारे सबकी क्या गई एब्सोल्यूट पावर। अब सबने क्या किया, अपनी अपनी पावर, यानी कि मान लो सोसाइटी में 10 टाइप के लोग हैं, 10 टाइप के लोगों ने अपनी अपनी पावर क्या की, इकट्ठी की और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम अपनी सारी पावर किसको देते हैं, सोवरन अथॉरिटी को देते हैं। और उनके पास अब कोई पावर नहीं रही तो उन्होंने सारी पावर सोवरन अथॉरिटी को दे दी। अब जैसे जैसे सोवरन अथॉरिटी आपको बोलेगी कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप वैसे वैसे करते जाओगे। कोई भी उसके खिलाफ क्या नहीं कर सकता, उसको मतलब रेवोल्यूशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो उन्होंने एब्सोल्यूट पावर किसको दे दी, सोवरन अथॉरिटी का। अब सोवरन क्या है, एब्सोल्यूट है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, अनडिवाइडेड पावर है, परमानेंट है और इनएलिनेबल है, उन्हें वापस नहीं छीना जा सकता। सोवरन नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सोवरन है वो नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोवरन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कौन है, वो लोग हैं जो जिन लोगों ने अपनी अपनी पावर्स सोवरन को दिया। अगर सोवरन भी उस चीज़ का हिस्सा हो गया तो यानी कि सोवरन ने भी अपनी पावर्स उनको दे दी। लेकिन सोवरन एक अलग अथॉरिटी है जो कि क्या बनी है, लोगों की पावर्स को कलेक्ट करके फिर एक अथॉरिटी बनी है, उसे हम क्या करते हैं, सोवरन अथॉरिटी। ठीक है। नो राइट टू रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों, अगर मानिए कि हमने अपनी पावर स्टेट ऑफ नेचर से हम निकल के आए और हमने अपनी पावर किसको दे दी, सोवरन को इकट्ठे करके दे दी। अब कौन हैंडल कर रहा है, सोवरन ही कर रहा है। लेकिन अगर हम रेवोल्यूशन करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोवरेन से डिमांड करेंगे कि हमें ऐसा करने दो या वैसा करने दो, या फिर हमारे लिए ऐसा करो। तो उससे क्या होगी कि सोसाइटी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और वापस सोसाइटी क्या हो जाएगी, बैक टू स्टेट ऑफ नेचर चलेगी। क्योंकि अगर सोवरेन उनकी बात नहीं मानेगा तो वो रेवोल्यूशन करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे तो वो वापस कहाँ चले जाएंगे, बैक टू स्टेट ऑफ नेचर चले जाएंगे। जो उस टाइम पे फिर क्या हो जाएगी, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, पुअर, ब्रूटिश, नास्टी एंड शॉर्ट। ठीक है। तो इसलिए रेवोल्यूशन का कोई अधिकार नहीं था। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल था, यानी इसे हटाया नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता था। और वहाँ पे एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनी पीपल से, क्योंकि पीपल ने ही अपनी पावर क्या है दी थी, और उससे क्या बनी थी, एक प्रॉपर अथॉरिटी बनी थी, ना कि किसी डिवाइन राइट थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये पावर्स दी है। ठीक है। लेकिन फिर भी एक राइट बचा, कौन सा, राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब हमने क्या किया कि हमने मतलब उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा था कि हाँ हम अपनी पावर्स को देते हैं, लेकिन देते क्यों है, क्योंकि ताकि हमारी लाइफ प्रिजर्व रह सके, ताकि सबको सेफ्टी फील करे। अब अगर इसी चीज़ के ऊपर आज खतरा आ जाए कि राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद की लाइफ के ऊपर खतरा आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इंडिविजुअल क्या कर सकता है, रेवोल्यूशन कर सकता है। ठीक है। सरेंडर ऑफ राइट्स, सबने अपने अपने राइट्स सरेंडर कर दिए, किसको, एक सोवरन को। और राइट्स कैन नॉट बी विड्रॉन, उनको वापस नहीं लिया जा सकता था, अदरवाइज सोसाइटी कहाँ चली जाएगी, वापस अनार्की में या स्टेट ऑफ नेचर में चली जाएगी। अब लिमिटेशन क्या क्या है सोवरन के ऊपर, सोवरन कैन नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि लाइफ बचाने के लिए तो सोवरन बना है, अगर वही डिस्ट्रॉय करेगा तो आदमी को अधिकार रहेगा कि वो उसके खिलाफ रेवोल्यूशन कर सके। लेकिन अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है इंडिविजुअल की लाइफ को, तो प्रॉपर एक रूल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ के तहत उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। लिबर्टी अकॉर्डिंग टू होब्स के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या है, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, अब्सेंस ऑफ
एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स टू मोशन, ठीक है, कि बाहर के अगर जहाँ जहाँ पे की लिबर्टी के बारे में स्टेट नहीं बताता है, जहाँ जहाँ पे मतलब लिबर्टी साइलेंट है, वहाँ वहाँ पे आप लिबरल हैं। यानी इंडिविजुअल आर फ्री वेयर लॉ इज साइलेंट, जहाँ लॉ साइलेंट है, लॉ जहाँ पे, जहाँ तक लॉ हमें बता रहा है वहाँ तक हमें कुछ, लेकिन जहाँ पे लॉ साइलेंट है वहाँ हम क्या हैं, लिबरल हैं, ठीक है, फ्री हैं। टू डू व्हाट सोवरन परमिट्स, वही करना है जिसकी सोवरन क्या है, परमिशन दे। क्या क्या सब्जेक्ट हैं एंजॉय कर सकते हैं ट्रेड को, बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी, पर्सनल डाइट, एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन, प्राइवेट बिलीफ एंड कंसाइंस, ये सब आपके लिबरल एरियाज हैं। उनके हिसाब से जहाँ पे लॉ साइलेंट है वहाँ पे क्या इंडिविजुअल फ्री है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या क्या रहेंगे, अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होब्स सपोर्ट करता है अनलिमिटेड ओबीडियंस, यानी बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम अनलिमिटेड, कि उनको क्या ओबीडियंस करना, किसका, सोवरन का, पालन करना है, उन्होंने जो बोल दिया उस चीज़ का। अब उनमें क्या पनिशमेंट का भी था, कि अगर फियर ऑफ पनिशमेंट, अगर कोई डिसोबे करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, ठीक है, उसको रोक टोक करी जाएगी। रिस्पेक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसको ऑनर करना पड़ेगा, कोई भी उसे ब्रोक करेगा नहीं, ठीक है। सिविल लॉ, और सिविल लॉ क्या है, लॉ ऑफ नेचर, पॉलिटिकल ओबीडियंस बिकम मोरल ड्यूटी, और पॉलिटिकल ओबीडियंस अगर जब जब करेंगे हम, सिविल लॉ को फॉलो करेंगे तो हमारी क्या होगी, मोरल ड्यूटी बन जाएगी। फिर आ गया जी सोवरन रिप्रेजेंट पीपल, जो सोवरन अथॉरिटी बनी है वो किससे बनी है, पीपल से बनी, क्योंकि लोगों ने ही अपनी पावर किसको दी है, अपनी मर्जी से किसको, सोवरन को दी है। और होब्स की एक फेमस स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट विजडम बट अथॉरिटी दैट मेक्स लॉ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक अथॉरिटी को मिलकर अपनी सारी पावर दी है, और वही अथॉरिटी क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी, ना कि वहाँ पे कोई विजडम की बात हुई है कि हाँ हम बुद्धिमान लोगों को या रीजन वाले लोगों को ही अपने जो पावर दे रहे हैं, जैसा कि प्लेटो ने अपने उसमें फिलोसफर किंग को दी थी, कि एक फिलोसफर किंग होगा उसको सारी पावर दे दी जाएंगी, वो ही लॉ बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मीनिंग, लॉ डिराइव्स वैलिडिटी फ्रॉम सोवरन अथॉरिटी, लॉ कहाँ से अपने वैलिडिटी डिराइव करेगा, सोवरन अथॉरिटीज। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ होब्स, इनकी जो ये ईयर हैं, ईयर आते हैं आजकल बुक्स में कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाएं, वर्क्स और उनकी मेन थीम क्या क्या, चलिए देखते हैं। 1642 में डिकाइव, सिटीजन और स्टेट के ऊपर। 1651 में लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोवरन के ऊपर। 1655 में डी कॉप, बॉडी एंड लॉ के ऊपर। 1658 डी हुमायून, नेचर ऑफ मैन। 1681 बेहमोथ, इंग्लिश सिविल वॉर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या क्या है होब्स के, तो ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस माने जाते हैं, साइंटिफिक एंड सेक्युलर अप्रोच रही है। मेजर मेजर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर माने गए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एग्रीमेंट बनवाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तीन थिंकर है मेनली, थॉमस होब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं। हम सबके बारे में देखेंगे और सबका क्या करेंगे, एक दिन हम डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे कौन कौन किससे कैसे अलग है, ठीक है। डिफेंडर हैं किसके, अब्सोल्यूट सोवरेनिटी के, यानी इन्होंने स्टेट को कैसी पावर दी है, अब्सोल्यूट पावर्स दी है। इसकी स्टेट पूरा का पूरे पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। स्टेट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा, किसको किससे बचेंगे, अनार्की से बचेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी एज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी मोर इंपॉर्टेंट है किससे, अनलिमिटेड फ्रीडम से, उससे क्या बनी जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो क्विक रिवीजन कीवर्ड्स हैं, आप इनसे देख के अपने अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं, कि पहले आपने सारा पढ़ लिया, फिर यहाँ से आप इसको रोक के यहाँ से आप इस स्लाइड से अपने देखें कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या पढ़ा, लेवियाथन के बारे में क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट सोवरेन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्टेट ऑफ नेचर, अनार्की, फियर, सिक्योरिटी, फेलिसिटी, एपिटाइट एंड अवर्जन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, अनलिमिटेड सोवरेनिटी, पीस एंड ऑर्डर, सिविल लॉ, सिविल वॉर, लिबर्टी, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, और हमने आज हमारे टॉपिक थॉमस होब्स को कंप्लीट किया है, और मैं कोशिश करता हूँ रैपिड रिवीजन के अंदर जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं इन टॉपिक्स को करवाऊँ। हालांकि ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं और इनकी जो थ्योरीज हैं उनको अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना क्रिस्प और शॉर्ट में ये मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ।
तो उससे मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है @स्टडी पंचायत अकेडमी। तो वहाँ पे आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें और वहाँ से आप इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कोई भी जो इम्प्रूवमेंट है मैं कर सकता हूँ आपके लिए, या फिर कुछ और चीज़ जो आप मेरे को एज अ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।